पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहता है, फिरका वारियत को बढ़ावा देकर, सुबाइयत की आग लगाकर पाकिस्तान के किसी तरह पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कमजोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान में खूरेजी की जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाएं। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर अपनी नाकामी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में दंगे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जान माल का बहुत ही नुकसान हुआ। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत ने पाकिस्तानियों को उकसाया। अब ये सच्चाई पूरी दुनिया जानती है कि ये सारे के सारे दंगे मजहबी सोच पर आधारित थे, तो इसमें भारत कैसे पाकिस्तानियों को प्रभावित कर सकता है। पर ये सच्चाई जानने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उसका ठिकरा भारत के सर पर फोड़ना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद मजहबी सोच का शिकार देश है और उसके हालत हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर की आहटें सुनाई दे रही है। और ये वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा, पर तब भी पाकिस्तान मीडिया शायद भारत को ही इसका जिम्मेदार बताएगा। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। वो कहते हैं ना कि बाज लोगों को दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन जब उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनकी अपनी टांग टूट जाए तो फिर बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरों पर उल्टा इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनका ज़मीर मरा होता है और अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं, मासूमियत का ढोंग रचाते हैं, सादगी का ढोंग रचाकर समझते हैं कि शायद दुनिया में उनका इमेज बहुत अच्छा है, सादा है, मासूम है। लेकिन हकीकत क्या है कि मकार दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन अपने वे खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरता है। अब जब चालाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता, क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं। भारत, आप कह लें कि अपने ये जो इनके ख़रीदे हुए जो मोहरे हैं उनके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा, और उन साजिशों के ज़रिए उस खूबसूरत इलाके में नफ़रत की, कह लें तासुब की आग लगाना चाहता है, दहशतगर्दी को अललान फ़रोग़ देना चाहता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने खुलकर आ गया इनका चेहरा। भारत अमन का दुश्मन है। वो मकबूजा कश्मीर में अपनी जबरी हैसियत मनवाना चाहता है, लेकिन इस मामले में अब तक आप देख लें कि ये बुरे तरीके से रुसवा हुआ है और इंशाअल्लाह आगे भी मुंह के ही खाएगा ये भारत। कल कोयटा के जो सेरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका के मवाद इस्तेमाल किया गया था। और ये जो खुदकुश हमलावर की वो गाड़ी में बैठा रहा और जिसकी ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी। और इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि शरपसंद अनासिर रावलपिंडी, कराची और पेशावर को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखें नाजरीन, बुज़दिल दुश्मन की शैतानी चाल, बुज़दिली की है ना कार्रवाई। पहले इसने हसास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है, और ये इस इंतज़ार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियाँ मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हुकूमत की कोशिशों कह लें और फरीकैन की भी समझदारी से ये भारत की जो ख्वाहिश थी ना पूरी नहीं हो सकी। जब हुकूमत और मुजाहिरीन में अभी मामला तय हुए, मुश्किल से आप देख लें, ज़रा सोचें, एक दिन गुजरा और कोयटा सेरीना होटल वाला मामला सामने आ गया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और हम अनकरीब FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाले हैं, सी पैक पर काम भी तेजी के साथ हो रहा है। और भारत को आपको पता है सी पैक कितना खटकता है, एक आंख नहीं भाता, और इसने पहले भी सी पैक को तबाह करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन हर बार रुसवा हुआ, जलील हुआ। अब आप टाइमिंग ज़रा मुलाहिजा करें, टाइमिंग पे ज़रा गौर करें। अभी चीन की जानिब से सेरीना हमले से एक दिन पहले बयान जारी हुआ जिसमें क्या कहा गया कि सी पैक पर काम तेज़ी से जारी है। बस फिर क्या था, उस बयान के ठीक एक दिन बाद भारत ने कोयटा में चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश कर दी। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। अच्छा, ये वही तंजीम है जिसको NDS और रॉ सपोर्ट करती है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो। सी पैक को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है
और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए कह लें कि सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सीरीना हमले में इस्तेमाल किया। और इरादा एक तीर से दो शिकार करने का था, एक चीनी वफ्द को निशाना बनाना, दूसरा सी पैक मंसूबे को सबूताज करना, जो पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि बड़ा सेटबैक हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि दुश्मन की ये चाल भी नाकाम हो गई और भारत को सी पैक से ये जो इस कदर हसद है, क्योंकि उसकी वजह से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत यकीनी तौर पे और ज़्यादा बढ़ गई ना, तो भारत को पाकिस्तान की कामयाबी कैसे पसंद आएगी। अब आप देखेंगे सी पैक में रूस भी शामिल होना चाहता है और ईरान में हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। ईरान से बाहमी ताउन के जो नए मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं और ईरान सी पैक में शामिल होने में इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है। अब इसके अलावा रूस के रास्ते पूरी जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं सी पैक से जुड़ना चाहती हैं। अब सीधी सीधी वजह है सामने आपके कि भारत के कमज़ोर मैदे में कहने के बाद हजम नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, और उसने कोयटा को निशाने पर रखा। हमला किसके ज़रिए कराया गया? ये वही तंजीम है जिसके खिलाफ शाह महमूद कुरैशी साहब और DG ISP आर्मी बहुत कुछ बता चुके हैं और इनके पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों के सबूत भी दिए जा चुके हैं। अल्लाह दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सूबे एक हैं, सबका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, कोई किसी से जुदा नहीं है, किसी से अलग नहीं है और कोई इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फ़िरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमज़ोर कर दो। क्या बकवास कर रही है कि फ़िरका वारियत का लड्डू हमारी प्लेट में पड़ा है लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मजहबी आज़ादी पर निगाह रखने वाले एक अमरीकी हुकूमत के कमीशन ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट शाया की है, ज़रा सुनिएगा, जिसमें भारत को मुसलसल दूसरे बरस ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सोचें ज़रा, और इस रिपोर्ट में और क्या है, ये भी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस रिपोर्ट में ये जो शहरियत तरमीमी कानून है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और इस रिपोर्ट के अल्फाज क्या हैं कि दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान हिंदू हुजूम को क्लीन चिट दी गई और मुसलमानों पर इंतहाई ताकत का इस्तेमाल किया गया। देख रहे हैं आप, रिपोर्ट में कहा गया है। और क्या कहा गया है कि जी आसाम में तैयार किए गए बड़े हिरासती मराकज़ आने वाले दिनों में मज़ीद तबाही फैलाएंगे। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए कवानीन को जालिमाना करार दिया गया और गुज़िश्ता बरस मार्च में नई दिल्ली में जो तबलीगी जमात के मरकज़ है उसके खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ बयानात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिसकी बुनियाद पर मजहबी अक़लियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये हैं भारत के अंदर मजहबी आज़ादी के हालात। और दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहता है, फ़िरका वारियत को बढ़ावा देकर, सुबाइयत की आग लगाकर। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ दुश्मन की इन साजिशों से होशियार रहें बल्कि मुत्तहिद होकर, एक होकर इसका मुंह तोड़ जवाब भी दें। पाकिस्तान के किसी तरह पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान में खूरेजी की जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएँ। जनरल साहब, मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में बता रही थी, मेजर गौरव वारिया आपको पता है एक नफ्सियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है, नरेंद्र मोदी का पालतू है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जनरल साहब उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके कुछ देर के बाद, ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाक़या पेश आ जाता है, सानेहा, खूरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है और फाटा भी रहा है, यानी जो अस्पाइल फाटा पहले हमारा होता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये सी पैक का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ न कुछ मिल जाती है। ठीक है, अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये, और फिर ये कि ये चूंकि अफगान बॉर्डर के करीब है इलाके, तो उस तरफ से अगर किसी को आना हो तो मूवमेंट वगैरह निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाए दूर दराज इलाकों में, यहाँ वाक़यात करने उनके लिए निस्बतन आसान। चुनांचे आपने देखा कि पीछे फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ वाक़यात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया जिससे हलाकतें भी हुई। और यहाँ भी अब यही फिनोमेना नजर आता है।
अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। कश्मीर में जो वो जुल्म सितम कर रहा था वो करता जा रहा है। कोई वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां पे जो कैद किए हुए लोग उनको छोड़ा जा रहा है या जो मारे जा रहे हैं उनको। इसी तरह वाकयात बलूचिस्तान में या वाकयात आप देखें फाटा में, वो भी तवातर से हो रहे हैं। फिर हमने एक डोजियर दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का। बात यह है कि भारत के साथ कभी भी यहां से किसी ने सिक्योरिटी बात नहीं की। ये वैसे तो ये पहली हुकूमत है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है, बताती है, और डोजियर भी दिए। पहली हुकूमतें तो ये भी नहीं करती रही, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन ये इस तरह नहीं है। बात यह है कि जब आपको कोई पत्थर मारे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो फिर बिलाखिर पत्थर का कोई जवाब भी तो होगा ना, जाना चाहिए। वो यहां से जा नहीं रहा। ठीक है, हम अमन की बातचीत करनी है, ये है। मेरा ख्याल है इसको अब थोड़ा सा नैरेटिव को आपको बदलना होगा। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती अकेले की, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को। तो बात ये है कि ये बड़ा यकतरफा सा मुझे इशू लगता है, जिसकी हैंडलिंग फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसको नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है। उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो एफएटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहाँ हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। कश्मीर हो, वो लगा हुआ है। लिहाजा हमें, मेरा ख्याल है, जो शौक चढ़ा हुआ है अमन का, उसको मेरा ख्याल है हमें देखना